भारत की जब आप बात करते हो इसके देशांतर विस्तार की, तो यहाँ से होकर के एक खड़ी लाइन गुजरती है जिसका मान आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ से होकर के एक खड़ी लाइन गुजरती है जिसका मान कितना आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया? फिर जब आप देशांतरों की बात करते हो, आप कैसे बताओगे कि भारत जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में है? ये तो देशांतर विस्तार आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, इन देशांतर विस्तारों का क्या पूछा जा सकता है आपसे? अंतर। और जब अंतर की बात करोगे तो आप क्या करोगे? 97 डिग्री 25 मिनट में से आपको कितना घटाना पड़ेगा? 68 डिग्री और 7 मिनट, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 29 डिग्री और कितना? 18 मिनट। समझ गए? अब समय की जब आपने टाइम कैलकुलेशन की बात की थी, समय की गणना सीखे थे, तो अक्षांशों से सीखे थे कि देशांतरों से? देशांतरों से सीखे। और आपको पता है एक देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट। अभी कितने? 29, तो 1 घंटा 56 मिनट। और उधर आ जाएंगी कितनी? 188 सेकंड हो जाएंगी। 188 को बदलोगे तो कितना? 3। समझ गए ना? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए, आप यानी सीधा कह सकते हो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों के मध्य समय का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 1 घंटा और कितना? 57 मिनट। गलत लिख रहे हैं क्या अपन? 1 मिनट भाई, अरे कितना हो जाएगा इसका? हाँ, 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड। तो भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों के मध्य इतना समय का अंतर होता है। समझ गए ना? इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर जब ये अंतर निकाल लेते हो, अंतर के बाद में फिर आपको बताना पड़ता है कि भाई ये जो अक्षांश देशांतर पढ़े थे तो उनमें फिर आपने प्रमुख देशांतरों की बात की, और जब प्रमुख देशांतरों की बात की थी तो प्रमुख देशांतरों में आपने एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री जो था उसके अनुसार आपने क्या बताया? यानी पूरे समय का निर्धारण करना सीखा था, पूरे विश्व का। तो पूरे विश्व का जब समय निर्धारण किया गया था तो उस समय लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि पूरे विश्व के जो मानक देशांतर थे वो 15-15 डिग्री के अंतराल पर स्थापित किए गए। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब 15 डिग्री के अंतराल पर कुछ देशों को अपना मानक देशांतर स्थापित करना पड़ा, तो हो ही नहीं रहा था। तो नहीं हुआ तो फिर उस सम्मेलन में यह व्यवस्था की गई, अगर कोई देश अपना 15 डिग्री के अंतराल पर मानक देशांतर नहीं बना पाता है तो 15 का आधा मतलब कितना? 7.5 डिग्री। तो यहां पर भी अपने मानक देशांतर बना सकता है। अब आपको पता है कि भारत की जब आप बात करते हो, किसकी बात करते हो? भारत की। तो भारत से एक तो जैसे 68 के बाद में 15-5 75 गुजरता है वो यहां से, और 15-6 की 90 वो गुजरता है यहां से। तो आपके यहां जो मानक देशांतर हो सकता था वो या तो 75 डिग्री पूर्व हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था? 90 डिग्री पूर्व हो सकता था। अब 90 को अगर आप मानते हो तो ये पूरा का पूरा पूर्व पश्चिमी भारत रह गया, और 75 को अगर मानक देशांतर मानते तो पूरा का पूरा ये पूर्वी भारत रह गया। अब अपने तो समस्या हो गई ना। तो समस्या हो गई तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि अगर कोई देश 15 डिग्री के अंतराल पर अपना मानक देशांतर नहीं बना पाता है तो कितने के अंतराल पर बनाएगा? 7.5। अब जो 75 है इसमें या तो 7.5 आप जोड़ दें या फिर 90 में से आप 7.5 घटा दें, और जब आप घटाते हो तो यहां से होकर के इस प्रकार से एक देशांतर गुजरता है जिसका मान कितना आता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह हल्का सा लगभग मध्य से भारत के गुजरता है। इसी वजह से भारत का जो मानक देशांतर है वो कितना मान लिया गया? 82.5। और यह कब निर्धारित किया गया था, कब माना गया था? यह मान लिया गया था 1906 में। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो 1906 में क्या डिसाइड कर दिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित कर दिया गया। और यहां पर जब आप बात करते हो तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। सबसे यहां पर आता है यूपी। इधर ये थोड़ा सा भी गलत बना दिया मैंने, है ना? मतलब वैसे याद रख लो आप। अभी यहां के हिसाब से तो उत्तराखंड आ गया, वो तो उत्तराखंड नहीं है ना। ये सबसे पहले आएगा यूपी, इससे नीचे आएगा एमपी, इसके बाद में आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद में आएगा उड़ीसा, और फिर उसके बाद में आएगा आंध्र प्रदेश। तो ये जो है, हाँ, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब 5 राज्यों की जब आप बात करते हो तो देखो, यहां जब हम बात करते हैं तो ये भारत की उत्तर दिशा है कि नहीं, और ये दक्षिण दिशा है कि नहीं? तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम जो बनता है, तो सबसे पहले आता है यूपी, इधर आ जाता है एमपी, इसके बाद में छत्तीसगढ़, इसके बाद में उड़ीसा, और फिर आ जाता है आंध्रा, और ये ऐसे निकल जाता है।
भारत का जो पड़ोसी देश है, यहां पर आप भारत का इसके बिना नक्शा पूरा नहीं होता। कौन? श्रीलंका। जो मानक देशांतर आपका है कौन सा? 82.5, वही मानक देशांतर किसका भी है? श्रीलंका का भी है। तो श्रीलंका का और भारत का जो मानक देशांतर है वो एक ही है, क्योंकि श्रीलंका भी ऐसे ही चक्कर में पड़ रहा था। देखो श्रीलंका यहां था ना, अब ये तो ना तो 75 में जा रहा है और ना ही 90 में जा रहा है, तो समस्या इसके भी थी। तो फिर इसका भी मानक देशांतर कितना है? इसी वजह से हमेशा आपने जब भी भारत का मानक देशांतर पढ़ा होगा तो 82.5 ही पढ़ा होगा और इतना ही पढ़ाया जाएगा, ना तो इसको कोई 82 कर सकता है और ना ही कोई इसको 83 कर सकता है। समझ गए ना? तो भारत का मानक देशांतर 82.5 ही क्यों, वो चीज समझ में आ गई ना सबके? इसकी जब आप बात करते हो, अब भारत का जो मानक देशांतर है वो कहां पे है भाई? पूर्व में है ना, और कितना है? 82.5 पूर्व है। तो देखिए यहां पर जब आप इस 0 डिग्री से कितना आगे हो? 82.5 डिग्री आगे हो ना। मान लीजिए आपसे ऐसे कहा जाए कि भाई लंदन में मान लीजिए 12 बजे हैं, तो बताओ भारत में क्या समय होगा? तो भारत का मतलब ही क्या है? 82.5। यानी अगर आप यहां से यहां आना चाहते हो तो आपको कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे? 82.5। तो सीधा हाफ को तो अलग रखो, अपन कितने का रखें? सीधा 82 का। तो कितने से तोड़ना है अपने को? तो 15 5 85 75, 15 5 75, कितने के बच्चे? 7। 1 डिग्री को 4, तो 7 को पार करने में 28, और आधा डिग्री और है 2, मतलब कितना? 5 30। बताओ कहीं गुणा भाग करने की जरूरत पड़ रही है क्या? मतलब 60 सेकंड के अंदर आप उत्तर निकाल दोगे, मुंह जुबानी निकाल दोगे। समझ गए ना? अब देखो, यानी अगर आप यहां से और यहां आना चाहते हो तो आपको कितने के देशांतर पार करने पड़ते हैं? 82.5 पार करने पड़ते ना। और 82.5 को पार करने का मतलब ही क्या है? 5 30। और 5 30 है तो आप पूर्व में हो, तो समय आपका आगे रहे कि पीछे? आगे रहेगा। कितना आगे हो गया? 5.5। जब भी आप मोबाइल की बात करते हो, वर्ल्ड क्लॉक की बात करते हो, बंद करो रे इसको। जब भी आप वर्ल्ड क्लॉक की बात करते हो तो हमेशा आपने, जैसे मोबाइल में नहीं होता कि वर्ल्ड क्लॉक, तो वर्ल्ड क्लॉक में जब भी आपने देखा होगा तो आपने लिखा ऐसे ही देखा होगा, IST बराबर प्लस 5.30, ऐसे लिखा होता कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपके 0 डिग्री से कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। समझ गए ना? पर यानी ये दोपहर के 12 हैं तो आपके यहां पर कितने? शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और ये अगर मान लीजिए रात के 12 हैं तो आपके यहां सुबह के 5:30 बजे। अंतर समझ में आ गया? यानी भारत जो है, या फिर भारत का जो मानक देशांतर है, वो इस GMT से हमेशा कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। इसमें आप लोग भारत का विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। अब भारत के जब आप विस्तार की बात करते हो तो देखो, लगभग इस प्रकार से अपने भारत दिखाई देता है। बस हेडिंग लगा दो आराम से, बस हेडिंग लगा करके फिर कुछ नहीं करना आप लोगों को, समझो फिर। तो यहां पर जब अपन बात करते हैं तो इधर, अब नक्शा तो याद है ना सबके? यहां ये ऐसे पार्टीशन कर दिया गया है, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। यहां पर आपने ये इधर एक राज्य पढ़ा था, कौन सा? गुजरात। यहां पर इधर तो था केरल, और फिर इधर कौन सा राज्य था? तमिलनाडु। यहां पर आपने इस प्रकार से एक राज्य पढ़ा था, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। समझ गए ना? यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो, भारत की जब आप बात करते हो तो यहां पर जैसे हम बात करें तो ये कौन सी दिशा है भारत की? उत्तर दिशा है। ये कौन सी है? दक्षिण है। उसके बाद में देखो, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण है। ये कौन सी है? पूर्व है। और ये कौन सी है? पश्चिम। समझ गए ना? अगर भारत के जब हम फैलाव की बात करते हैं, विस्तार का मतलब ही क्या होता है? विस्तार का मतलब होता है फैलाव, यानी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कितने आकार प्रकार में फैला हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है? फैलाव कहलाता है, यानी विस्तार कहलाता है। आपको पता है उत्तर दिशा में, ये अगर अपन बात करें तो ये लद्दाख सबसे उत्तरी राज्य आता है, लेकिन लद्दाख तो यहां भी है और लद्दाख यहां भी है। तो सबसे उत्तर में, सबसे लास्ट में लद्दाख कहां पे आता है? तो यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम आता है
तो यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम आता है इंदिरा कौल। ठीक है भाई, और ये जो इंदिरा कौल है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी उत्तरी जो सीमा है भारत की वो कौन बनाता है? इंदिरा कौल बनाता है। इसके बाद में यहां पर जब आप दक्षिण की बात करते हो तो ये तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु तो यहां भी है और तमिलनाडु यहां सबसे दक्षिण की अगर आप बात करोगे तो यहां पर अगर अपन बात करें, आपने एक नाम सुना होगा कैप कोमोरिन, सुना है भी? कैप कोमोरिन, या फिर आपने नाम सुना होगा कन्याकुमारी, सुना है? ये जो है ये आपके तमिलनाडु में आता है और इससे नीचे भारत नहीं है। ऊपर में तो इंदिरा कौल से ऊपर भारत का कोई भाग नहीं है, दक्षिण में कहां से नीचे नहीं है? कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी से आगे नहीं है। और अगर आप बात करते हो पूर्व की तो ये अरुणाचल तो यहां भी है और अरुणाचल यहां। तो यहां पर सबसे लास्ट में जो इसमें जो पॉइंट आता है ये आपके आता है किवीथू। कौन सा आता है भाई? किवीथू, या फिर एक नाम और आपने सुना होगा, आप कह देते हो वालांगू। ठीक है भाई, भारत का पूर्व में जब आप बात करते हो इससे आगे पूर्व नहीं है, मतलब राष्ट्रीय स्थान कौन सा हो गया हमारे? किवीथू या बालांगू। और इसके बाद में जब आप बात करते हो पश्चिम की तो यहां पर ये गुजरात, और गुजरात में भी जब अपन बात करते हैं तो यहां पर एक स्थान आता है जिसको आप कहते हो सर क्रीक। ठीक है भाई, या फिर आप कहते हो कच्छ। यहां इससे आगे नहीं है। तो हमारी उत्तरी जो सीमा है या फिर उत्तरी जो बिंदु है वो तो कौन सा है? दक्षिणी, और पूर्वी किवीथू या बालांगू, और पश्चिमी। समझ में आया? आपने इससे पहले ही जब अपन बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार। यहां से होकर के जो आपके केप कोमोरिन है यहां से होकर के आपने एक अक्षांश पढ़ा है जिसका मान था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत में कहां से गुजरता है? समझ गए ना? और फिर यहां से होकर के आपने पढ़ा है क्या? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो अक्षांश से विस्तार था। फिर आपने ऐसे खड़ी लाइनें देखी और कौन से नंबर की देखी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से भारत प्रारंभ हुआ था, तो 68 डिग्री 7 मिनट कहां से गुजरता है? समझ गए ना? और यहां पर आपने देखा था कितना डिग्री? 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये कहां से गुजरता है भारत में? बालांगू, अरुणाचल प्रदेश से। समझ में आया? तो भारत जो है जब इसकी आप बात करते हो तो इसका जो विस्तार है, फैलाव है, वो कहां कहां तक है? तो इसकी जब आप बात करते हो तो देखिए, अगर आप यहां पर जब आप बात कर रहे हो तो आप ये उत्तर दिशा ये दक्षिण है, तो यहां से अगर आप ऐसे चल के आते हो तो यहां से यहां तक कुछ तो लंबाई आती होगी। इसकी जो लंबाई आती है यानी उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है ये आपके आती है 3214 किलोमीटर। समझ में आया? और अगर अपन बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम की तो ये जो लंबाई निकल के आती है ये निकल के आती है 2933 किलोमीटर। समझ में आया? यहां पर जब हम बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाइयां हैं इनके मध्य में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो इनका अंतर कितना आता है इन दोनों का? तो आप क्या करोगे कि भाई 3214 में से आप 2933 घटा दोगे तो कितना आएगा? 14 में से 3 गए तो, अरे 4 में से 3 गए तो 1, यहां पर हो गए 11 में से 3 गए तो 8, और फिर इधर कितना रह जाएगा? 31 रह जाएगा ना। 31 में से 29 गए तो 2, कितना आएगा? 281। तो भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं। जैसे उसने कहा भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा कम है। उसने लिखा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग मील है। तीसरा ऑप्शन लिखा भारत की जो दक्षिणी जो सीमा है वो आपके कितना आएगा? 281। तो भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं। जैसे उसने कहा भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई की अपेक्षा कम है। उसने लिखा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग मील है। तीसरा ऑप्शन लिखा भारत की जो दक्षिणी जो सीमा है वो आपके या फिर दक्षिणी जो बिंदु है
वो आपके भी कन्याकुमारी बनाता है। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन देगा, फिर उनमें से या तो किसी एक की बात करेगा या फिर कहेगा 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 3 और 4 सही। ऐसे होते हैं कि नहीं होते? तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। जैसे इनका अंतर है, तो ये जैसे अक्षांशीय विस्तारों का अंतर कितना आया था? हाँ, अरे 37/6 में से आपको क्या घटाना था? 8/4, तो कितना आया था? 29/2। और इनका कितना आया था? 29/18। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, इनका जो अंतर है वो कितना है, मतलब अब इनका तो अंतर कितना था? 29/2, और इनका कितना था? 29/18। तो इनका अंतर कितना है? 16 मिनट। कितना आएगा? 16 मिनट। समझ गए ना? तो यारों के हिसाब से भी देख लिया, स्थानों के हिसाब से भी देख लिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाइयां देख ली, इनका क्या देख लिया? अंतर देख लिया। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो क्षेत्र है उत्तर से दक्षिण तो इतना फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम इतना फैला हुआ है, या फिर वहां से वहां तक फैला हुआ है, लेकिन ये कुल मिला के कितना फैला हुआ है? तो हम बात करते हैं फिर इसके किसकी? क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं भाई? क्षेत्रफल की। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है? ये आपके आता है 32,87,263। ठीक है भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गया? अगर अपन बात करें ये जो क्षेत्रफल है, जैसे आप बात करते हो ये पूरी पृथ्वी, तो पूरी जो पृथ्वी है लगभग आपके 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो पृथ्वी फैली हुई है, तो वो तो पृथ्वी में अपने आप पृथ्वी का 100% क्षेत्रफल है कि नहीं? ये जो आप 32,87,263 लिख रहे हो, तो वो इसी में से है कि नहीं? और अगर ये 100% है तो उसका ये कुछ ना कुछ हिस्सा तो है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि भारत जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2.43% है। अगर इसको 100% मान रहे हो तो इसमें से ये कितना हिस्सा है? 2.43% है। या फिर आप कह सकते हो ये विश्व का 1/46वां हिस्सा है। समझ में आया? अगर अपन बात करते हैं, देखो, तो ये क्षेत्रफल हो गया। अगर अपन बात करें ये जो क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल में आपने राज्य पढ़े कि नहीं पढ़े? और राज्य पढ़े थे तो उन राज्यों में जनसंख्या, लोग बाग रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं ना। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में अगर बात करते हो जनसंख्या की, तो जनसंख्या कितनी रहती है? तो विश्व की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की जो आबादी है, वो तो कितनी है? 8 अरब। कितनी है? 8 अरब। भारत जो है, अभी जनगणना तो हुई नहीं है, तो आंकड़े अपन बताएंगे नहीं। सीधा अपन को एक चीज याद रखनी है कि पूरे विश्व की जो आबादी है लगभग 8 अरब के आसपास में है। इसमें से सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो इसी में रहते हैं। यानी जनसंख्या की दृष्टि से जब आप बात करते हो, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो स्थान आता है वो विश्व में कौन सा आता है? प्रथम आता है। लेकिन अगर बात करें इस क्षेत्रफल के हिसाब से, इस क्षेत्रफल के हिसाब से आपका जो नंबर आता है पूरे विश्व में, वो कौन सा आता है? 7वां। कौन सा आता है? 7वां। अब 7वां कैसे आता है? देखो, रसिया। अगर अपन बात करें, ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया। इसी के जस्ट, यानी ये जो रसिया है ये लगभग आपके ऐसे फैला हुआ है, यानी यूरोप महाद्वीप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा देश आता है वो यहां पे आता है, जिसको आप कहते हो कनाडा। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा आता है? कनाडा। इसके बाद में अगर अपन बात करें, तीसरा जो सबसे बड़ा देश आता है वो कौन सा आता है? चाइना। चौथा जो सबसे बड़ा देश आता है वो आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में पांचवां जो सबसे बड़ा देश आता है वो आता है यहां पर, जिसको आप क्या कहते हो? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। तो विश्व का सबसे बड़ा पांचवां देश ब्राजील। इसके बाद में छठा जो सबसे बड़ा देश आता है वो कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में 7वां नंबर कौन का आता है? भारत का। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, दूसरा सबसे बड़ा देश उसी के सामने कनाडा, तीसरा उसके नीचे मतलब कौन? चाइना, 4th नंबर, 5 नंबर, और छठा नंबर, और 7वां
और 8वां अर्जेंटीना। 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना। यहां पर ये जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, यहां पर जब आप बात करते हो तो यहां पर इस प्रकार से एक सकड़ी सी पट्टी के रूप में एक देश फैला हुआ है, इसको आप कहते हो अर्जेंटीना। ये विश्व का कौन से नंबर का? 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद में 9वां सबसे बड़ा देश, यहां पर ईरान इराक वाले भाग सुने, वहीं पर एक देश आता है जिसको आप कहते हो कौन सा तान? कजाकिस्तान। ये विश्व का 9वां, अफ्रीका नहीं रहे, अफ्रीका महाद्वीप है। अल्जीरिया, हाँ कौन सा आता है? अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में है, समझ गए ना? तो ये विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 सबसे बड़े देश। कोई दिक्कत परेशानी किसी के? जब अब इसकी जो आकृति है वो लगभग ऐसे करके बन रही है कि नहीं बन रही? ऐसी बन रही है ना। तो इसको आप कहते हो, यानी भारत की जो आकृति है वो कैसी है? तो भारत की जो आकृति है वो कैसी मानी जाती है भाई? ये मानी जाती है चतुष्कोणीय। कैसी मानी जाती है? चतुष्कोणीय। समझ गए ना? अच्छा, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये कहाँ से गुजरता है? तब आप क्या कह रहे थे भाई? इंदिरा पॉइंट। इसी को आप क्या कह रहे थे? पार्सन पॉइंट। इसके बाद में आप इसकी को क्या कह रहे थे? लाहाचिंग पॉइंट। और इसी को आप क्या कह रहे थे? पिग्मेलियन पॉइंट। अभी आप 5-6 बिंदी बना लो बस, ठीक है? पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसको ऐसे कैसे बना लेना? यहां जब वो ऐसे लाइन खींची है उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम, इधर लिख दोगे 3214 किलोमीटर, इधर लिख दोगे 2933 किलोमीटर। इसमें जब आप देखोगे तो हो सकता है भी आपको जो छोटा है वो बड़ा नजर आए, बड़ा है वो छोटा नजर आए, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो प्रमाणिक होगी, है ना? देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों की जब आप बात करते हो तो सबसे बड़ा जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? राजस्थान। 1 नवंबर 2000, कभी बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2000, जब आपने नक्शा भरना सीखा था तो ये राजस्थान था। इसके इधर एक राज्य पड़ा था, कौन सा? एमपी। यहां कौन सा पड़ा था? गुजरात। इधर ये कौन सा पड़ा था? महाराष्ट्र। यहां पर इस प्रकार से आपने एक राज्य पढ़ा था, ये कौन सा था? यूपी। अरे कौन सा था? यूपी। और फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें यहां पर कौन सा था? छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड। ऐसे तो करके पढ़े थे। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000 से पहले यानी 31 अक्टूबर मान लो, 31-30 अक्टूबर तक भारत का जो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? एमपी हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को ये जो मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य पहले ये ऐसे पूरा का पूरा हुआ करता था। मध्य प्रदेश जो था ये कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, समझ गए भी? यानी पूरा का पूरा एमपी हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया? ये यहां से एक हिस्सा अलग कर दिया, और इस हिस्से को अलग करके क्या नाम दे दिया? छत्तीसगढ़। जैसे अब इससे पहले तो सबसे बड़ा हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन जैसे ही इससे छत्तीसगढ़ अलग किया तो इसका क्षेत्रफल कम हो गया और घट करके वो राजस्थान से भी कम हो गया। और 1 नवंबर 2000 से लेकर के और आज तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर कोई राज्य है तो वो कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन खिसक गया? ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आ गया? चौथे नंबर पे कौन आ गया? और 5वें नंबर पे कौन आ गया? समझ गए? तो भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद और उसके बाद, तो ये 5 सबसे बड़े देश, 5 सबसे बड़े राज्य, समझ गए ना? इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो बड़े हैं तो फिर कैसे भी होंगे इसमें तो भाई छोटे भी होंगे। भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो यहां पड़ा हुआ है, ठीक है?
दूसरा सबसे छोटा राज्य यहां पड़ा हुआ है, तीसरा सबसे छोटा राज्य यहां पड़ा हुआ है त्रिपुरा, चौथा सबसे छोटा राज्य यहां पड़ा हुआ है और पांचवा सबसे छोटा राज्य यहां पड़ा हुआ है मिजोरम। पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे? पहचान रहे हो ना? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर दो तरह से आप देख रहे हो, सबसे बड़े और सबसे छोटे। ये क्या लिख रहे हो आप? राज्य लिख रहे हो, है ना? तो सबसे बड़ा जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन आता है? यूपी। और पांचवें नंबर पे कौन आता है? गुजरात। सबसे छोटे राज्यों में नंबर 1 पे कौन आता है? गोवा। दूसरे नंबर पे कौन आता है? अरे कौन आता है? सिक्किम। तीसरे नंबर पे कौन आता है? त्रिपुरा। चौथे नंबर पे कौन आता है? नागालैंड। और पांचवें नंबर पे कौन आता है? मिजोरम। समझ गए ना? तो लिख लो ऐसे कैसे ही।